नमस्कार साथियों, देवर्षि जीएस रिसर्च में आप सबों का स्वागत है। और आज हम आप सबों के साथ बात करने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम का सबसे कोर पार्ट होता है सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी। जी हाँ, जनरल स्टडी के बिना सभी एग्ज़ाम लगभग आपका अधूरा है, क्योंकि जनरल स्टडी पढ़े बिना आप किसी भी एग्ज़ाम का सपना नहीं देख सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम का सबसे कोर पार्ट जो होता है सो जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन की सब्जेक्ट होती है। और उस सामान्य अध्ययन के अंतर्गत में इतिहास एक बहुत बड़ा खंड है। इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग आपका जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, सचिवालय को लेकर के जितने सारे एग्जाम हैं, सारे एग्जाम में जनरल स्टडी की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उस जनरल स्टडी के अंदर इतिहास की अपनी एक अहम भूमिका होती है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, आज से हमारी क्लास शुरू होने वाली है इतिहास को लेकर के। इतिहास के बारे में हम जानेंगे, पूरे भारत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं भारत का इतिहास आपके साथ बातचीत करने वाला हूं, आपके साथ रिवीजन करने वाला हूं, आपके इतिहास के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो आइए हम जानते हैं कि इतिहास में हमें क्या क्या जानना है। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जोड़ना ना भूलें। दोस्तों, कम से कम आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप आज अपने दोस्त को, कम से कम 2 मित्र को हमारे चैनल के माध्यम से जरूर जोड़ो, उनको आप इन्फॉर्मेशन जरूर दें। तो आइए हम शुरू करते हैं इतिहास बिना देर किए हुए। तो हम देखते हैं कि सामान्य अध्ययन हम शुरू करेंगे। अगर आप सभी नोटबुक बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो दोस्त नोटबुक नहीं बना रहे हैं वो एक बेहतर अच्छा सा कॉपी लें, पेन लें और आप अपना नोट बनाते चले, ताकि आपकी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में रिवीजन बेहतर तरीके से हो सके। तो हम आइए देखते हैं कि सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ेंगे। इतिहास पढ़ने वाले हैं। इतिहास के 3 पार्ट हैं। इतिहास केवल अकेला एक बुक नहीं है। इतिहास का 3 काल है, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन काल से। तो सबसे पहले है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद हम पढ़ेंगे, दूसरे खंड में है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। जो दोस्त लिख नहीं रहे हैं वो लिखते जाएं, क्योंकि लिखने से एक तो होगी कि आपकी जो है सो सबसे पहले लिखने की क्षमता बढ़ेगी, और दूसरा होगा कि आपके पास एक बेहतर नोट्स तैयार होगा, और तीसरा ये होगा कि अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मोबाइल में समस्या ये है कि आपका दिमाग का भटकाव बहुत ज़्यादा है। आपके पास मैं बता रहा हूँ, ये हकीकत बात है कि अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो दूसरा नोटिफिकेशन ऐसा आ गया कि आपको उस वीडियो पे जाना मजबूर हो जाता है। व्हाट्सएप में एक ऐसी मैसेज घुस गई कि उस मैसेज को देखना मजबूर हो जाते हैं और आपका दिमाग वहाँ चल जाता है। उसके बाद आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब लगातार होती चली जाती है। आप दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जगह पे भटकते रहते हैं। तो आप जो है सो लिखना चालू करें, लिखिएगा तो आपका दिमाग का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा। फिर हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। किसी भी आप लेक्चर को देख रहे हैं तो उसमें आप लिखें, लिखने से होगा कि दिमाग का कंसंट्रेशन और डबल रिवीजन होगा। आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा खंड है, और इस खंड के लिए हमारे पास 3 हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन के समय में हम भारत के उस काल के बारे में पढ़ेंगे जिस काल में हमारे पूर्वज, यहाँ पे पूर्वजों का आगमन होता है, आते हैं, वहाँ के साक्ष्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उनके सामाजिक ढंग के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि सामाजिक रूप से जीवन यापन कैसे कर रहे थे। इन सारी चीज़ों को हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, हम प्राचीन युग भारत के इतिहास से आप लोगों के बीच शुरू करते हैं। और प्राचीन भारत में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जिसकी कक्षाएँ आज से शुरू हो रही है, और लगातार ये कक्षा चलेगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। आपके साथ रोज़ एक इतिहास से संबंधित वीडियो पहुंचते रहेंगे, और आप फॉलो करें उसको। हमारी क्लास भी चल रही है जो ऑनलाइन ऐप पे चल रही है। जिन मित्रों को अगर जुड़ना होगा तो आप जुड़ सकते हैं। हमारी ये देखिए व्हाट्सएप नंबर है 7255032436। अगर आप हमारा ऐप के माध्यम से आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं।
ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आइए हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऐतिहासिक साक्ष्य ऐसा क्या है कि हम भारत के बारे में समझते हैं कि इतना पुराना भारत में ये कंडीशन रहा होगा। तो हम जानेंगे ऐतिहासिक साक्ष्य के माध्यम से ही। हमें जो जो साक्ष्य मिले हैं, प्रस्तर की मूर्तियाँ मिली हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत सारे सिक्के मिले हैं, पत्थरों के हथियार, हड्डियों के हथियार, जिसके माध्यम से हम जानेंगे। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रस्तर युग के बारे में। ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तर युग, जिसे आदि मानव का युग हम कह सकते हैं। आदिम मानव, यहाँ हमारी सभ्यता की शुरुआत होती है और सभ्यता फिर धीरे धीरे जिस तरह से लगभग लाखों साल लग जाते हैं एक सभ्यता का विकास करने में, और सभ्यता विकास करते करते हम यहाँ पढ़ेंगे ताम्रपाषाण कृषक संस्कृति। ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। धीरे धीरे फिर हमारी सभ्यता जो है सो आगे बढ़ती जाती है और वो जाकर के कृषि के रूप में, पशुपालन के रूप में तांबे का एक बहुत बड़ा हमारे पास जो है सो औजार के रूप में भी प्रयोग हम करने लगते हैं। इससे पहले हम पत्थरों का प्रयोग करते थे, तो तांबे का बहुत सारे जगह पे हम प्रयोग करने लगते हैं। उसके बाद हम यहाँ आएंगे जो कि एक बहुत अनसुलझा पहलू है, हड़प्पा सभ्यता। यह एक ऐसी सभ्यता है जो लगातार आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सभ्यता, बहुत समृद्ध सभ्यता के बारे में बताता है कि आज से 5000 साल पहले लगभग हमारे पास जो है सो नगरी जीवन यापन हम कर रहे थे। हमारे पास एक ढंग के प्रणाली का जो है सो मकान होता था, रास्ते जो है सो समकोण के पे काटती थी, ढंग के रास्ते होते थे, उनमें जो है सो नाली का प्रणाली बहुत बेहतर थे। हमारे पास स्नानागार थे, अन्न को जमा करने के लिए अन्नागार बने हुए थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि आपका दिल में जा कर के लगेगा। आप अगर उसको लगातार पढ़ते रहेंगे थकेंगे नहीं इतिहास, क्योंकि मुझे वो जानने को मिलता है जिसके बारे में हम सुने नहीं हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। और वर्तमान में जी रहे हैं ना, तो आप जो है सो वर्तमान और आप भूत को, जो कि इतिहास को हमारे पूर्वज जो रहे थे उनके बारे में जब आप तुलना कीजिएगा ना, तो इतिहास में आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट जगता चला जाएगा। इसलिए दोस्त, जीवन में कुछ करे या ना करे, एग्ज़ाम अपनी जगह की बात होती है, जॉब अपनी जगह की बात होती है, लेकिन इतिहास को जरूर पढ़ें। इतिहास आपके जीवन के जीने की प्रणाली को बदल देगी, ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ। आपके सोचने का तरीका बदल देगा। आप दुनिया में कोई भी घटनाक्रम हो रहा है उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं पिछली घटनाओं के साथ, कि आगे जाकर के इसका रिजल्ट और कहाँ तक हो सकता है, क्या हो सकता है। अभी मान के चलिए रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है और युद्ध चल ही रहा है, तो आप प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को अगर आप पढ़े होंगे तो आप कहीं ना कहीं हर लोगों के दृष्टिकोण से आपका एक अलग दृष्टिकोण होगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इतिहास को जरूर पढ़ें। सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम जानेंगे ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, यहाँ से हमारी सभ्यता कंटिन्यू हो जाती है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल हम पढ़ेंगे। ये दोनों में काफ़ी डिफरेंट होता है। ऋग वैदिक काल में समानताएं बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, न तो वहाँ कोई छोटा होता था न तो वहाँ कोई बड़ा होता था। कर्म के आधार पे जाति होती थी। अभी आप जिस तरह से वर्तमान में देख रहे हैं कि लोगों के अंदर अपनी जाति की प्रसिद्धि के लिए होड़ मची हुई है कि हम ये जात हैं, हम ये जाति हैं, ऐसा नहीं था ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में समानताएं थी। स्त्री भी पुरुष के जो भी बैठक होते थे ना उसमें भाग लेती थी। स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था। धीरे धीरे जो है सो असमानताएं उत्तर वैदिक काल से फैलने लगा। यहाँ से राज्य अस्तित्व में आने लगा, राजनीति समाज में आकर के प्रवेश हो गया। तो जो है सो धीरे धीरे हर चीज़ें जो क्लिष्ट होती चली गई।
लोग एक दूसरे से भेदभाव ज़्यादा करने लगे, स्त्रियां शोषण का शिकार ज़्यादा होने लगी, लोगों के अंदर एक मतलब समानता असमानता का भाव पैदा होने लगा, ऊंच नीच का भाव पैदा होने लगा, जाति वर्ण व्यवस्था यहाँ से जन्म ले लेती है। मतलब समाज का तौर तरीका उत्तर वैदिक काल से बिगड़ने लगता है। यहाँ पे मतलब कमज़ोर जो भी होते हैं उनको जो है सो पीछे की श्रेणी में धकल दिया जाता है, जिनके पास थोड़ी सी ताकत ज़्यादा होती हुई वो आगे की श्रेणी में बैठ जाता है, आकर के लोग राजा बन जाते हैं और फिर जो है सो अपने लोगों का शोषण करना की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। लेकिन अगर आप ऋग वैदिक काल में जानेंगे ना तो आपको पढ़ने में एक अलग इंटरेस्ट जगेगी कि ऋग वैदिक काल में हमारा समाज इस तरह का था, इतना बेहतर समाज था, सभी लोग जो भी होते थे स्त्री पुरुष उच्च नीच कोई अंतर वहाँ पे नहीं था, सभी लोग बैठ करके कोई भी काम में होता था तो उसमें सभी लोग भाग होते थे, सभी लोगों की बराबर हिस्सेदारी होती थी। तो इस तरह से हम चीज़ें को यहाँ ऋग वैदिक काल में हम जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद। महाजनपद और महाजनपद, देखिए महाजनपद का मतलब ये है कि यहाँ से जो है सो छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे थे। जी हाँ, छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे थे और महाजनपद से ही महाजनपद मगध साम्राज्य से ही शुरू हो जाता है। मगध साम्राज्य के बारे में हम जानेंगे यहाँ से। उसके बाद जो है सो ईरानी और मकदुनियाई का आगमन हो जाता है यहाँ पे। इसी समय क्या होता है कि ईरानी और मकदुनियाई, मतलब ये आप समझ रहे हैं कि सिकंदर का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, जो थोड़ी सी भी कुछ ये किए पढ़े होंगे वो सिकंदर का नाम आप जरूर सुने होंगे। ईरानी और मकदुनियाई, इसी समय सिकंदर यहाँ पे आते हैं। मकदुनियाई का आक्रमण, ईरानी और मकदुनियाई का आक्रमण, यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सिकंदर जो है सो आपका तक्षशिला की ओर से आता है, ईरान होते हुए आता है और भारत में आक्रमण करना चाहता है, मगध साम्राज्य को जीतना चाहता है, लेकिन सिकंदर मगध साम्राज्य को नहीं जीत पाता है। इसके कारण है कि वो उधर से जब विश्व विजेता की तौर पे उनको हम आज भी देखते हैं, तो सिकंदर उधर से जब आ रहे थे ना तो मगध साम्राज्य के बारे में उनकी सैनिकों ने सुन रखी थी कि मगध साम्राज्य बहुत समृद्ध राज्य है, बहुत सारे सैनिक उनके पास हैं, तो मगध साम्राज्य पे अटैक करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो सैनिक उनके थक भी चुके थे, बहुत सारे सैनिक बीमारी से परेशान भी हो चुके थे, तो मगध साम्राज्य पे अटैक नहीं कर पाए। और उस समय जो है सो मौर्य साम्राज्य का जो आने वाला राजा था, भावी राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, वो तक्षशिला में अध्ययन कर रहे थे और उनके साथ चाणक्य उनके जो गुरु थे वो मिल करके उनको सिखा रहे थे, उनको कहीं ना कहीं युद्ध कौशल में प्रवीणता आ चुके थे। और मकदुनियाई आक्रमण, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे मौर्य युग के बारे में। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ से शुरुआत हो जाती है, जिन्होंने मौर्य युग के यहाँ से शुरू होता है, मौर्य साम्राज्य का स्थापना वो करते हैं। धनानंद के बाद जो है सो आपका मगध साम्राज्य में जो भी उनकी थी वो नंद वंश की समाप्त होती है, धनानंद का अंत होता है और यहाँ से फिर जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य की शुरुआत होती है। तो हम पढ़ेंगे मौर्य युग के बारे में। मौर्य युग के बाद हम देखेंगे कि मध्य एशिया से संपर्क और उसके परिणाम क्या हुए। तो क्या देखेंगे, मध्य एशिया से संपर्क, आप सभी इसे नोट करते जाएं हर हाल में, क्योंकि नोट करने से ही आपकी सार्थकता होगी, अन्यथा टाइम वेस्ट होगा। मध्य एशिया से संपर्क और उसके परिणाम। मध्य एशिया से संपर्क और उसके फिर परिणाम क्या होते हैं ये हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे सातवाहन युग के बारे में। आगे क्या देखेंगे, सातवाहन युग। धीरे 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 अब जो है सो और राज्य में राजा का जो है सो पावर बढ़ता जाएगा और पावर बढ़ता जाएगा तो एक से दूसरे राज्यों के बीच आपस में तनाव बढ़ेगा, आक्रमण बढ़ेगा। फिर देखेंगे हम यहाँ सुदूर दक्षिण में, ये देखिए दोस्तों, ये आपका जो है
सो हमारा भारत का मैप हो गया। सुदूर दक्षिण को आप बेहतर तरीके से समझ लें कि सुदूर दक्षिण का मतलब क्या होता है। ये आपका भारत का मैप हो गया। ये देखिए यहाँ से जो ऊपर वाले खंड है ये आपका उत्तर भारत है, उत्तर भारत, और ये होता है दक्षिण भारत। तो सुदूर दक्षिण में जो हम इतिहास पढ़ेंगे वो ये इस क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली इतिहास पूरा भरा पड़ा है उत्तर भारत से। यहाँ के घटनाक्रम, यहाँ के आक्रमण जितने भी लगभग यहाँ पे जो भी आए, चाहे वो आपका जो है सो ईरानी आए, तुरानी आए, ये सारे के सारे इस रास्ते से अफ़गानिस्तान, ईरान होते हुए भारत पहुँचे। तो जो भी संघर्ष का काल रहा वो अधिकतम उत्तर भारत में रहा, और इतिहास भरा पड़ा है इस उत्तर भारत के काल को लेकर के। यहाँ जो भी आक्रमण है, जो भी एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच संघर्ष है, मुगल है, दिल्ली सल्तनत है, सारे के सारे उत्तर भारत में इनके प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि ब्रिटिश साम्राज्य का भी जो प्रभाव देखने को मिलेंगे वो अधिकतम उत्तर भारत में ही मिलेंगे। तो हम सातवाहन युग के बारे में पढ़ेंगे, फिर सुदूर दक्षिण में इतिहास का प्रारंभ, सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ। आप उम्मीद करते हैं कि आप इसे नोट करते जाते होंगे ताकि आपका एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। ये आपका इतिहास का एक जो है सो आईना है, एक मार्ग है कि हम प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे तो किस किस मार्ग से कहाँ मुझे टर्न लेना है। इन चीज़ों को आप जान लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे हर्ष और उसका साम्राज्य, हर्ष और उसका साम्राज्य, क्योंकि ये आप निश्चिंत रहिए कि आपके जो सिलेबस है, सिलेबस का मेन पार्ट और पूरे प्राचीन भारत का मेन पार्ट यही। तो अगर इसको हम पढ़ लेते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको हम हल कर सकते हैं। हर्ष और उसके साम्राज्य के बाद हम पढ़ेंगे दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य, दक्कन और दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका पूरा दक्षिण भारत जो है सो कवर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये हमारा टॉपिक का लगभग अंत है, और फिर हम अंत में आकर के पढ़ेंगे यहाँ पे दर्शन का विकास, दर्शन का विकास। भारत में जो भी विचारधारा रही है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, आपका चारवाक रहे हैं, चारवाक अपने अलग सिद्धांत दिए हैं, कबीर के सिद्धांत क्या थे, उन सारी चीज़ों का जो विकास होता चला गया आगे, उन सारी चीज़ों को यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका मूल रूप से प्राचीन भारत के इतिहास का खंड रहा। जी हाँ, ये आप देख रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास का टॉपिक, और जिस टॉपिक से हमें जो पढ़ना है वो आप लोगों के बीच हम लेकर के आए हैं। अब हम कल से जो है सो हमारी क्लास शुरू होगी ऐतिहासिक साक्ष्य को लेकर के। यहाँ के क्या ऐतिहासिक साक्ष्य थे जिसे हमें भारत के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है, उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे अंत करते हैं। आज आप लोगों के सामने कुछ नहीं था, बस एक टॉपिक बाय टॉपिक हमें जानना क्या है, हमारा रास्ता कहाँ तक शुरू होगा और कहाँ से अंत होगा। हमारे पास एक मोटो है कि हम इसे कितने दिन में ख़त्म करेंगे पढ़ करके। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं अंत होती है, और जो भी दोस्त अभी तक हमारे वीडियो पे बने हैं वो कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट कीजिए हमारे वीडियो पे, अगर आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, बुरा लगे वो भी कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें। आप सबको धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास।